हेलो गाइस। क्या हो अगर आपको पता लगे एक देवी का पुत्र जो आपको अमीर बना दे, लेकिन इसके लिए आपको चुकानी पड़े एक भारी कीमत। क्या आप ऐसे खजाने को हासिल करना चाहेंगे? ऐसे ही आज हमारी कहानी है एक देवी के पुत्र और इंसान की, जिस कहानी का नाम है तुम्बाड़। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ करैक्टर के नाम बता देता हूँ। जैसे यह है विनायक का बेटा, यह है सदाशिव विनायक का छोटा भाई, और यह है विनायक की वाइफ, और आखिर में हमें दिखाया जाता है विनायक के फादर यानी कि सरकार और खुद विनायक। ये कहानी एक देवी के पुत्र की है जिसके खजाना चुराने के लिए कुछ लोग अपने आप को और अपने परिवार को बेचने तक के लिए शामिल हो जाते हैं और खतरों का सामना करके उस देवी के पुत्र से उसकी पोटली छीनने की कोशिश करते हैं ताकि वो अमीर हो जाए। ये कहानी एक लालच और हॉरर की है। इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रिल भी है, तो कृपया मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। तुम्बाड़। कहानी की शुरुआत में हमें देवी और उसके पुत्र का इंट्रो दिया जाता है, जहाँ पे देवी अन्न के साथ साथ पैसे की देवी भी होती है, जो कि जिसका काम होता है धरती पे पालन पोषण करना और धन की वर्षा करना। उसमें उसका लाडला पुत्र होता है जिसका नाम होता है हस्त्रा। हस्त्रा के मन में एक लालच आ जाता है और वो धरती की तरफ निकल जाता है, अपनी माँ से छल करके उसकी पोटली निकालता है धन की। इतने में ही सारे जितने भी देव होते हैं वो सब हस्तर पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण हस्तर का शरीर भिन्न भिन्न हो जाता है। लेकिन माँ अपने बच्चे के साथ होता हुआ ऐसे कैसे देख सकती है, तो वो हस्तर को देवों से बचा तो लेती है, लेकिन उसको श्राप दे देती है कि तुम खाना नहीं खा पाओगे, तुम्हें खाना किसी को खिलाना पड़ेगा, और जो भी तुम्हें छू लेगा वो आदमी इमोर्टल हो जाएगा और उसे नरक से बदतर इस धरती पे काटना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक गाँव दिखाया जाता है जिसका नाम है तुम्बाड़। समय चल रहा है 1913। आज़ादी से पहले का समय हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक औरत भीगती हुई मानसून के सीज़न में एक बड़े से बाड़े में जाती है और अंदर अपने पति से मिलती है जिसका नाम होता है सरकार। ये औरत सरकार की दूसरी पत्नी है, जिसके साथ सरकार के नाजायज़ संबंध भी होते हैं। ये औरत सरकार के साथ सोने के सिक्के के लिए है, ताकि सरकार इसे बता सके खजाना कहाँ से और कैसे मिल सकता है इसे। ये सरकार की काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है उसको ठीक होने में, और ऐसा करते करते इसे 12 साल का समय बीत जाता है। ये औरत सरकार से पूछती है कि सरकार प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि ये गोल्ड की मुद्रा जो आपके पास है ये कहाँ से आती है। लेकिन सरकार मरते मरते मर जाता है, लेकिन उस औरत को नहीं बताता। उससे कहता है तुम मेरे पास कल आना, मैं तुम्हें कल बताऊँगा। सिक्कों के लालच में वो उसकी सेवा कर रही होती है। फिर हमें उस औरत के दो बच्चे दिखाए जाते हैं। एक का नाम होता है, जो सबसे छोटा है, सदाशिव। बड़े का नाम होता है विनायक। जब विनायक और सदाशिव बात कर रहे होते हैं तो हमें पता लगता है सदाशिव जो है काफ़ी नरम विचार का लड़का है, लेकिन वहीं विनायक काफ़ी ज़्यादा लालची किस्म का लड़का है। सरकार की फैली वाइफ, जिसको ये दोनों बच्चे अपनी दादी बोलते हैं, उसके खाने का समय हो जाता है, लेकिन हमें उसकी दादी नहीं दिखाई जाती, और हमें पता लगता है कि इसकी दादी को ये सब एक कमरे में बंद करके रखते हैं। विनायक अपनी दादी को खाना खिलाने के लिए खाना बनाने लगता है और सदाशिव से बातें करते हुए कहता है कि दादी को कमरे से बाहर क्यों नहीं लाते, दादी की हालत इतनी बुरी क्यों है, मुझे उससे खजाने के बारे में पूछना चाहिए। वो बार बार सदाशिव से यही रट लगाता है। उसके बाद सदाशिव और विनायक खाना देने के लिए दादी को जाते हैं, लेकिन अंदर से बड़ी भयानक भयानक सी आवाज़ें आ रही होती है, जिसको देख के तुरंत विनायक की माँ आ जाती है और विनायक को थप्पड़ लगाती है और उसे अपने साथ ले जाके खाने को वापस बनाती है, क्योंकि खाना बच्चों के द्वारा बनाया गया था तो वो कच्चा पक्का था। दादी को खाना अच्छा देना है। दादी के पास खाना ले जाते हुए भी विनायक की माँ काँप रही होती है, लेकिन वो हिम्मत करके खाना दे आती है, क्योंकि इसका ये रोज़ का काम है। खाना देने दादी के कमरे में जाती है तो हमें दिखाया जाता है दादी, जिसके नाखून काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वृद्ध औरत होती है, और शायद वो एक शैतान की तरह दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से जिंदा है और इसी हालत में वहाँ पड़ी हुई है। तब हमें पता लगता है दादी को कोई हस्तर नाम के देवता का श्राप लगा हुआ है। आधी रात का समय आ जाता है और दादी अंदर से चिल्लाने लगती है, मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए। बहू ये सुन के परेशान हो जाती है, यानी कि विनायक की माँ, और वो कहती है सो जा, नहीं तो हंसता आ जाएगा। ये लाइन बोलने के साथ ही वो बूढ़ी औरत वहीं सो जाती है और चुपचाप कोई आवाज़ नहीं करती। जैसे तैसे माँ बेटे रात काट लेते हैं, और सुबह के वक्त जैसे ही उनको पता लगता है कि सरकार की मौत हो गई, सरकार बिना खजाने का बताए उनको मर गया है,
सुनते ही विनायक की माँ फूट फूट के रोने लग जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर में छोड़ के अपने पति की अंतिम चिता की तरफ मुड़ जाती है। और यहाँ हमें पता लगता है, जहाँ पे अस्तर कैद था, उस इन्हीं के परिवार ने अस्तर को की पूजा करना चालू कर दिया था, जिसके कारण इनके ऊपर धन की बारिश हो। विनायक की माँ सरकार की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुख हो जाती है और अपने घर को आके एक बार फिर से दादी के लिए खाना बनाने लग जाती है। विनायक अपनी माँ से बोलता है, क्यों ना हम दादी के हाथ पैर बांध के उससे अस्तर के खजाने के बारे में पूछे, तो वो सब बता देगी बुढ़िया। उनके विनायक की माँ गुस्सा हो जाती है और बोलती है, खजाने का राज सरकार के साथ ही चला गया। तू मुझे देख नहीं रहा, 12 साल से मुझे हो गए, कोई खजाना वजाना नहीं है। सरकार खुद उस खजाने के चक्कर में बर्बाद हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है विनायक और शिव जो होता है वो बाहर बैठ के खेल रहे होते हैं। अचानक से सदाशिव का पैर फिसलने के साथ वो ज़मीन पर जा गिरता है, जिसके कारण उसका एक सिर पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तुरंत विनायक अपनी माँ को ये पूरी दास्तान बताता है, तो विनायक की माँ परेशान हो जाती है। आवरी-बावरी होने के साथ-साथ वो अपने बेटे को तुरंत जाके हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करती है और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है और विनायक को बोलती है, विनायक दादी को खाना खिला देना, अगर दादी चूँ-चपाड़ करे तो उसके सामने बोल देना, हँसता दादी सो जा नहीं तो हँसता आ जाएगा। और विनायक ऐसा ही सोच लेता है। उसके बाद विनायक वापस से कच्चा-पक्का खाना बनाता है दादी के लिए और दादी के लिए लेके जा रहा होता है। इससे पहले उसके मन में लालच आ जाता है दादी से सच उगलवाने का कि खजाना कहाँ है। वो दादी के पास जाता है और कमरे का गेट खुला छोड़ आता है। विनायक को लगता है दादी सो रही है तो दादी क्या ही कर लेगी। इसके बाद विनायक वापस से खाना बनाने लगता है। अचानक से दादी विनायक के सामने आ जाती है और विनायक को पकड़ लेती है और विनायक को मारने लगती है और कहती है, आज मैं तुझे अपना खाना बना के ही रहूँगी। और यहाँ हमें दादी का पहली बार चेहरा दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से सड़ गल गया होता है और उसके चेहरे पे काफ़ी सारी कीलें लगी होती हैं। सदाशिव दादी को सुलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे वो शब्द याद नहीं आते जो उसकी माँ ने उसे बताए थे। वो बार-बार बोलता है, अजगर आ जाएगा दादी सो जा, कजमल आ जाएगा दादी सो जा। ओह! दादी क्या बोल रही थी? और वो बोलता है, अचानक से उसके मुँह से सही वर्ड निकलने वाला होता है, लेकिन दादी उसे पकड़ लेती है, अपने चेहरे से कील निकालती है और खून जो खुद का होता है वो विनायक के चेहरे पे डाल के उसको खाने ही वाली होती है। अचानक से विनायक के मुंह से सही वर्ड निकल आता है, हंसकर आ जाएगा दादी सो जा। दादी ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है और तुरंत सो जाती है। इसी के साथ एक दुखद घटना भी हो जाती है। माँ जो होती है विनायक की, वो सदाशिव को लेके अस्पताल जा रही होती है, लेकिन बीच रास्ते में ही सदाशिव की मौत हो जाती है और ये देख के उसकी माँ बौखला जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और बिगलाती घर की तरफ आती है। और वो जब विनायक को देखती है तो वो और फूट फूट के रोने लग जाती है, क्योंकि विनायक अपने बाप की तरह लालची निकलता है खजाने के लिए। इतना सब होने के बाद विनायक की माँ तुम्बाड़ छोड़ने के लिए राजी हो जाती है और अपने बेटे को समझाती है कि चलो तुम्बाड़ छोड़ के चलते हैं। जब वो दोनों एक नाव में बैठ के पूना की तरफ निकलते हैं, इतने में ही वापस से विनायक बोलता है, चलना माँ वापस चलते हैं, और बुढ़िया को पकड़ के उसके हाथ पैर बांध के उससे खजाने का रास्ता पूछते हैं। लेकिन विनायक की माँ काफ़ी ज़्यादा विनायक पे गुस्सा होती है और बोलती है, सदाशिव की जगह तू मर जाता तो बढ़िया रहता नालायक। उसके बाद विनायक तब भी नहीं मानता और बार बार पूछता है, लेकिन विनायक की माँ एक सिक्का निकालती है सोने का और विनायक के हाथ में देती है। कहती है, ले फेंक दे इसे, तो यही चाहता है ना। लेकिन विनायक उस सिक्के को नहीं फेंकता, क्योंकि वो अपने बाप की तरह लालची होता है। और ऐसा करते करते 15 साल का समय बीत जाता है और विनायक की माँ गुजर जाती है और विनायक अभी भी कंगाली में जी रहा होता है। 15 साल बाद एक बार विनायक वापस से तुम्बाड़ विलेज में आता है अपनी दादी के पास, ताकि वो खजाने का पता लगा सके। और हमें दिखाया जाता है तुम्बाड़ विलेज का हाल, जो कि अब पूरी तरीके से कचरा हो चुका है। वहाँ पे हमेशा आती रहती है, क्योंकि देवी का श्राप उसके ऊपर लगा हुआ होता है, तुम्बाड़ विलेज के ऊपर। विनायक अपनी दादी को खोजते हुए उसी कमरे में आता है, तो वो देखता है इस कमरे की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जगह जगह पेड़ पौधे उगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मकड़ी के जाले इस रूम में हो रहे हैं। विनायक बड़ी मुश्किल से अपनी दादी को देखता है और देखता है कि दादी के हाथ पैर अभी भी जंजीर में हैं, लेकिन दादी की पूरी बॉडी निकल चुकी है और उसका दिल एक पेड़ के अंदर धड़क रहा होता है और दादी का सर ज़मीन पे होता है। विनायक आता है और अपनी दादी को जगाने की कोशिश करता है। दादी जाग जाती है। दादी बोलती है, मैं तुझे खजाने का पता बता दूंगी और तरीका बता दूंगी, लेकिन इससे पहले तू मुझे जला दे, मुझसे अब ये दर्द सहा नहीं जाता। और उसे बताती है, इस परिवार में मैं सबसे तेज थी उस खजाने को लाने के लिए, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से हस्तर ने मुझे छू लिया और आज मेरी हालत ऐसी हो गई, मैं मॉन्स्टर बन गई। दादी उसे पूरी प्रक्रिया बताती है कि वो हस्तर के साथ
कैसे मुठभेड़ करके उसकी पोटली में से सोने के सिक्के लेके आ सके। और विनायक ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गौर से सुन रहा होता है और अपनी दादी को लास्ट में मरते-मरते बरी कर जाता है, उन्हें जला देता है, जिसके कारण उसकी दादी को मुक्ति मिल जाती है। और अस्तर के श्राप से बचने का आखिर यही तरीका होता है मुक्ति पाने का कि जिस आदमी को अस्तर ने छुआ है, उस आदमी को जला दिया जाए, नहीं तो वो इम्मॉर्टल हो जाएगा और ऐसे सड़-धड़ के ज़िंदा रहेगा। विनायक उस महल के अंदर जाता है तुम्बाड़ के और अस्तर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोचता है अभी सही वक्त नहीं है, पहले मैं घर जाऊंगा ताकि मैं गोल्ड की मोहरें ला सकूं। दादी के बताए हुए तरीके से वो गोल्ड की मोहरें ले आता है और एक बार फिर से अपने पूना की तरफ, जहाँ पे उसका घर था, वहाँ चले जाता है। अब उसकी काफ़ी लंबी दाढ़ी हो चुकी है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है उस कुएं में उतर के सोना लाने की। शीन शिफ्ट होता है पूना पे। हमारे विनायक को गए हुए 1 साल हो चुका होता है, तो उसकी वाइफ़ एक चक्की खोल लेती है। जैसे ही विनायक अंदर आता है, विनायक को कोई नहीं पहचानता। विनायक अपनी पत्नी पे झपट्टा मारता है और उसे बताता है मैं ही विनायक हूँ, और उसको चिल्लाता है कि मेरे जाने के बाद तू ये क्या कर रही है? ये चक्की का तूने काम चला लिया। तो उसकी बीवी समझाती है तुम तो चले गए मुझे छोड़ के, लेकिन मुझे अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में रोमांस चालू होता है। उसके बाद विनायक शेव वेव करके एक मुनीम के पास जाता है, जिसके विनायक ने उधार ले रखा होता है। और मुनीम के पास जाने के बाद विनायक का ट्यून बदल जाता है, क्योंकि विनायक का पैसे वाला हो चुका है। और वो एक सोने की मोहर निकाल के उस पंडित यानी कि मुनीम को देता है और उससे कहता है अब बताओ मेरे पास कितना कर्जा है। तो मुनीम बोलता है अभी 36 रुपये बचे हुए हैं। उसके बाद विनायक 2 सिक्के और निकालता है और मुनीम के ऊपर फेंक के मारता है, उससे बोलता है अब तुम्हारा मेरा हिसाब क्लियर। तो मुनीम बोलता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से। फिर हमें दिखाया जाता है विनायक जो एक बार फिर से तुम्बाड़ की तरफ निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है उस कुंडे का सीन। बार बार विनायक से पूछता है इतना सोना तुम ला कहाँ से रहे हो, तुम्हारे पास कोई खजाना वजाना है क्या नहीं। लेकिन विनायक किसी भी तरीके से उसके आनाकानी करके उसे टालने की कोशिश करता है और अपनी बीवी से कई सारा आटे पिसवाता है, जिसके कारण वो आटे की गुड़िया बना सके और अस्तर को खाने को देख के उससे सोने के सिक्के मांग सके। और ऐसे ही विनायक का काम चल रहा होता है। मुनीम भी एकदम लालची किस्म का आदमी होता है। वो एक अंग्रेज के द्वारा मिला हुआ होता है और अंग्रेज से बोलता है मुझे अफीम की खेती करनी है, तो प्लीज़ मुझे लाइसेंस दिलवा दीजिए। अंग्रेज बोलता है मैं तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन मेरे ट्रांसफ़र को 1 महीने तो तुम मुझे 3000 रुपये ला के दे दो और मैं लाइसेंस तुम्हारे नाम कर दूंगा। इसके बाद जैसे कि पैसे की वर्षा विनायक के ऊपर होने लग जाती है। अचानक से उधर पंडित आ जाता है और विनायक की बीवी को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, ताकि उसे तुम्बाड़ का सच निकलवा सके। उसके बाद मुनीम चुपचाप वहाँ से चले जाता है विनायक को देखने के बाद, और विनायक से कुछ नहीं बोलता और विनायक को बोलता है तुम एक बाइक खरीद लो। विनायक उसके कहने पे बाइक खरीद लेता है, लेकिन उसने कभी बाइक चलाई नहीं होती, तो कई बार वो ठुकता है। लेकिन आखिरकार विनायक को बाइक चलाने आ जाती है और मुनीम उसमें उसकी सेवा कर रहा होता है, ताकि वो किसी भी तरीके से सिक्के कहाँ से ला रहा है विनायक ये पता लगा सके। और हम दिखाया जाता है विनायक की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ है। विनायक उस पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा करता है अपने बेटे के जन्मदिन पे, और अय्याशी करना चालू कर देता है, पार्टी वार्टी करता है, शराब की में मग्न रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है मुनीम एक लड़की को लेके घर लेके आता है किस विनायक के घर पे, और विनायक से मिलाने की कोशिश करता है, ताकि विनायक इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इस लड़की को सब कुछ सच बता दे और इसे उलझा के रखे, इससे पहले वो मुनीम तुम्बाड़ जाके खजाना निकाल सके। रास्ते में उसे अंग्रेज मिल जाता है और अंग्रेज उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन मुनीम और वो लड़की अंग्रेज को अनदेखा करके सीधा विनायक के घर में घुस जाते हैं और विनायक से बोलते हैं ये काम वाली है, विधवा है बेचारी, इसका कोई नहीं है दुनिया में, इसे काम पे रख लीजिए। विनायक की नज़र उस लड़की को देख के पिघल जाती है और वो उसके साथ गलत संबंध बनाने की सोच लेता है और उसे अपना ऊपर वाला बाड़ा दे देता है रहने के लिए, ताकि वो अपनी बीवी को भी खुश कर सके काम धाम करके और खुद को भी संतुष्ट कर सके। समय हो जाता है और विनायक अपनी किताब पढ़ रहा होता है, इतने में ऊपर से अचानक से वही लड़की विनायक को आवाज़ देती है और उसे ऊपर बुलाती है इशारे करके। विनायक जैसे ही उसके पास आता है ऊपर, तो वो लड़की गलती से बोल देती है कि मुझे मुनीम ने कहा था आपको बिजी रखे। विनायक ये बात समझ जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने के बाद तुम्बाड़ की तरफ निकल जाता है, जिसके कारण मुनीम भी उसके पीछे लगा हुआ होता है। दिखाते हैं जो हमारा विनायक होता है वो जानबूझ के मुनीम को गलत चीज़ें दिखाता है, जिसके कारण मुनीम लालच के अंधा होने के कारण उसी कुएं में उतर जाता है और
उसको पता नहीं होता कि कुएं के अंदर हस्तर को काबू करने के लिए आटे की गुड़िया बनानी ज़रूरी होती है। लेकिन उसे ये बात पता नहीं होती, तो वो सीधे बिना कुछ सोचे समझे उस कुएं के अंदर कूद जाता है और वहाँ पे विनायक ने पहले ही एक स्टील के बाउल के अंदर आटे की गुड़िया रख रखी होती है इमरजेंसी के रूप में। और वो जो होता है गर्भगृह पूरा लाल होता है, जैसे एक माँ की कोख होती है। मुनीम ये देख के बहुत ज़्यादा डरने लगता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे रखे हुए एक छोटे से हांडे को देखता है, वो उसको जिन की तरह घिसने लगता है। उसको लगता है शायद जिन की तरह घिसने से ही इसमें पैसे आएंगे, लेकिन हो उल्टा जाता है। अचानक से हस्तर आ जाता है, जिसे देख के मुनीम डर के भागने लगता है, लेकिन हस्तर के हाथ से कोई नहीं बच सकता और हस्तर मुनीम को छू लेता है। और हमें दिखाया जाता है मुनीम एक दीवार पे अपनी माँ के गर्भ से लगा बैठा हुआ है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, क्योंकि हसन ने उसे छू लिया है। उसके बाद विनायक गर्भगृह में आता है और मुनीम की हालत देख के थोड़ा अफसोस जताता है, क्योंकि मुनीम की हालत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो दिखाने लायक नहीं है। उसके बाद हमारा विनायक एक गोल चक्कर बनाता है आटे के रेखा से, जिसके कारण हस्तर उस आटे के चक्कर को पार नहीं कर सकता। अगर उसने पार करने की कोशिश करी तो वो भस्म हो जाएगा। और विनायक गुड़िया का लालच दे के हस्तर को इधर उधर उलझाने लगता है, और जैसे ही वो रोटी की गुड़िया फेंकता है, चुपचाप उसके पीछे जाके हस्तर के वहाँ से सिक्के चुरा के और एक आग अपने दोस्त की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण उसके दोस्त को मुक्ति मिल जाए। तुरंत गर्भगृह से भाग जाता है सिक्के उठाने के बाद। बाहर आने के बाद गेट को बंद कर देता है, जहाँ से हस्तर बाहर ना निकल पाए। नौकरानी और अपने पति के साथ देख के जो विनायक की वाइफ होती है, वो नौकरानी को घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन विनायक कुछ भी करके उसको बाहर नहीं निकालता और वापिस से अपने घर पे रख लेता है। ऐसे करते करते विनायक काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाता है और सिक्के नोटों उड़ाने लग जाता है वेश्याओं के ऊपर, मदिरा के ऊपर, क्योंकि उसकी बुद्धि पहले से ही भ्रष्ट थी। लालच के कारण उसकी बुद्धि और भ्रष्ट हो गई। उसके बाद हमें फाइनल चैप्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे विनायक का बेटा यानी कि पांडुरंग अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। वो भी अपने बाप की तरह तोमबाड़ जाने के लिए तैयार होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है। हमें पता लगता है बुढ़ापे ने के कारण विनायक के शरीर में जंग लग गई है और अब वो उस गुफा के अंदर कुएं के अंदर जाके पैसा नहीं निकाल सकता। तो इसके कारण वो अपने बेटे को ट्रेन कर रहा होता है। विनायक के बेटे पांडुरंगा का एक पैर बड़ा और एक पैर छोटा होता है, जिसके कारण विनायक उसे काबिल नहीं समझता और उसे ट्रेनिंग पे चढ़ाए हुए लगता है। पांडुरंगा भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, बार बार प्रैक्टिस करता है और अपने टाइम को एक स्लेट पे नोट कर रहा होता है। और उसकी दो छोटी छोटी बहनें अपने भाई को ये सब करते हुए देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनका भाई क्या कर रहा है। हमें दिखाया जाता है काफ़ी समय से विनायक तुम्बाड़ नहीं किया हुआ होता है, जिसके कारण उसके पास पैसे ख़त्म होने चालू हो जाते हैं। और फिर हमें पता लगता है विनायक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा चढ़ा बैठा हुआ है। वो कर्ज में ऊपर से लेके नीचे तक डूबा हुआ होता है। तो विनायक अपने बेटे को कहता है, तुम रेडी हो जाओ, अब तुम चलोगे मेरे साथ तुम्बाड़, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि खजाना कैसे और पैसा कैसे कमाया जाता है। ये सब सुन के पांडुरंगा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है अपने पिताजी की बात, और खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा होता। उसके बाद अगले दिन विनायक की पत्नी आटा रेडी कर देती है और विनायक और अपने बेटे को अलविदा कह देती है। उसके बाद विनायक और उसका बेटा एक कार में बैठ के जाने लगते हैं। तो विनायक अपने बेटे को पूरी सच्चाई बताता है तुम्बाड़ की, ये कैसे हस्तर है, हस्तर से पैसा निकालते हैं। अगर हस्तर ने तुम्हें छू लिया तो तुम इमॉर्टल हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी सड़ जाएगी, तुम दिमागी रूप से बीमार हो जाओगे और वक्त के साथ साथ तुम सड़ना चालू कर दोगे। ये सब वो अपने बेटे को विस्तार में बता रहा होता है। उसका बेटा थोड़ा डर तो जाता है, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह एक नंबर का लालची होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा लालची होता है। विनायक अपने बेटे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है उसका बेटा अब कुछ कर सकता है और उसे सिर्फ वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लेके जा रहा होता है। असली खेल नहीं दिखाता अपने बेटे को, और वो उसको बताता है कि अभी तुम्हारे सिर्फ प्रैक्टिस है, अगली बार जब हम आएंगे तब तुम एक्चुअली उस टास्क को परफॉर्म करना। विनायक का बेटा पांडुरंगा तुम्बाड़ विले में आता है, तो वो देखता है उस किले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन विनायक अपने बेटे को समझाता है और मिट्टी की गुड़िया
आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और कहता है इसके अंदर थोड़ा कंकड़ रख दो, जिसके कारण तुम्हें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। हस्तर कंकड़ पत्थर को भी चबा लेता है, जिसके कारण उसे चबाने में थोड़ा टाइम लगता है और हमारे पास टाइम बढ़ जाएगा और हम पोटली में से पैसा निकाल के वहाँ से भाग लेंगे। अस्तर का बेट सॉरी विनायक का बेटा एक गलती कर देता है। वो लालच के कारण एक आटे की गुड़िया छुपा के अंदर गर्भगृह में ले आता है। जैसे ही ये बात विनायक को पता लगती है तो विनायक अपने बेटे पे गुस्सा हो जाता है और अस्तर वहाँ आके विनायक के बेटे पे अटैक करने लगता है। लेकिन विनायक का बेटा बच के उसी आटे के सर्कल में आ जाता है और चुपचाप अस्तर के पीछे जाके अस्तर की पोटली में से सिक्के निकाल के दोनों बाप बेटे बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद विनायक अपने बेटे पांडुरंगा को बहुत बुरी तरह मारता है। उसे कहता है तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता है अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारे साथ क्या होता, तुम्हारी हालत तुम्हारी दादी की तरह हो जाती, अपंग पंग हो जाते। और विनायक उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है, जिसके कारण उसका चेहरा सूज जाता है पांडुरंगा का। लेकिन विनायक अपने बेटे को समझाता है ये तुम्हारी पहली कमाई है, तो सिक्के जो तुम इसे अपने पास रखो और ऐश करो। बाहर से आने के बाद हमें पता लगता है कि हमारा देश भारत आज़ाद हो चुका है और जितनी भी गवर्नमेंट की ज़मीनें होती हैं बड़ी बड़ी, वो सॉरी जितनी भी बड़े बड़े लोगों की ज़मीन होती है वो सब गवर्नमेंट अपने अंडर करने की कोशिश कर रही होती है। और वो विनायक के पास आके बोलती है कि जो तुम्हारा विलेज है, तुम्बाड़ के अंदर जो किला है तुम्हारा, सरकार उसको अपने अंडर में लेने वाली है। विनायक काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा ना कीजिए, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो उसकी बात नहीं मानते और साफ साफ कह देते हैं वो किला तो हम लेके रहेंगे, अब वो सरकार की प्रॉपर्टी होने वाला है। विनायक ये सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, पीने लगता है। इतने में हमें दिखाया जाता है पांडुरंगा उसी वेश्या को पैसे देने की कोशिश करता है उसके साथ रात गुजारने के लिए, और वहीं विनायक काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। पांडुरंगा उस औरत को रिझाने की कोशिश करता है और उससे बोलता है मैं तुम्हें पैसे दे तो रहा हूँ, जो तुम पापा के साथ करती थी वो मेरे साथ करो। वो औरत पांडुरंगा से उसका सिक्का ले लेती है और हमें आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। पांडुरंगा को अपना खजाना दिखाता है। पांडुरंगा बोलता है ये तो बहुत सारा खजाना है, हम इसका क्या करेंगे। तो विनायक जो होता है बोलता है सब खर्च करेंगे, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों बाप बेटे एक नंबर के लालची होते हैं और वो वापस से तुम्बाड़ जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद विनायक उसी वेश्या के पास जाके सो जाता है और उसे उसके हाथ में वही सोने की मोहर दिखाई देती है। ये देख के विनायक समझ जाता है कि इसका बेटा इस वेश्या के पास आया था और अपने बेटे को जाके खूब पीटता है बुरी तरीके से और कहता है साले तुझे इसलिए बड़ा किया था, अभी तू धोती से बाहर नहीं निकला और तू ये सब करने लगा। तो विनायक अपने बाप को बोलता है कि पापा हम एक काम करते हैं, काफ़ी सारी आटी गुड़िया बना के अंदर लेके जाते हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा और हम हस्तर से बहुत सारे सिक्के कलेक्ट करके वहाँ से भाग सकेंगे और ये हमारा आखिरी होगा। विनायक को अपने बेटे का आइडिया पसंद आता है और वो यही सोच लेता है कि अभी तो हम मस्ती वस्ती करते हैं, उसके बाद आखिरी बार जाना तो है ही, तब तक हम दोनों मस्ती करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों बाप बेटे मौज मस्ती के अंदर लग जाते हैं। विनायक अपने बेटे को वेश्या घर लेके जाता है और उससे अय्याशी करवाता है, अय्याशी करने के लिए पैसे देता है। विनायक का बेटा पांडुरंगा ये सब एंजॉय करने लग जाता है और वो भी वेश्याओं के पास अपने बाप की तरह जाने आने रेगुलरली लग जाता है और उनके ऊपर पैसा उड़ाना चालू कर देता है। के बाद फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन उनको लास्ट माँ के गुफा के अंदर जाने का मौका मिलता है और वो खूब सारी गुड़िया अपनी बीवी से कह के तैयार करवाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गर्भगृह का सीन, जहाँ पे विनायक और उसका बेटा गर्भगृह के अंदर नीचे उतर गए हैं काफ़ी सारी गुड़ियाओं के साथ। लेकिन यहाँ उनसे गड़बड़ी हो जाती है हस्तर के खेमे को समझने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा गुड़िया आटे की वो लेके आते हैं उतने ज़्यादा हस्तर माँ पैदा होना चालू हो जाते हैं और हस्तर का पूरा झुंड लग जाता है और हस्तर का झुंड उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन बीच में आटे की दीवार होने के कारण कोई भी अंदर एंटर नहीं कर पाता, जिसके कारण विनायक और उसका बेटा वहाँ फंस के रह जाते हैं और रात वहीं की वहीं गुजार देते हैं। और विनायक का बेटा सोचता है अब हम मरने वाले हैं पापा, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। विनायक भी समझ जाता है कि यही उनका आखिरी पल हो सकता है, लेकिन विनायक हार नहीं मानता और जितनी भी आटे की गुड़िया होती हैं सब अपने ऊपर लपेट के अपने आप को अस्तर के निशाने पे ले लेता है और विनायक का बेटा अपने बाप को बॉम्ब देता है ताकि वो अपने आप को ब्लास्ट कर ले। ऐसा करते हुए विनायक का बेटा विनायक को मना कर रहा होता है पापा ऐसा ना करो, लेकिन आखिर में वहाँ पे जोरदारी का ब्लास्ट होता है जिसके कारण सारे हस्तर के शरीर मर जाते हैं आटे की गुड़िया के साथ।
और विनायक का बेटा पांडुरंगा सही सलामत गुफा से बाहर आ जाता है। आने के बाद पांडुरंगा काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है अपने पापा के गम में, लेकिन उसका पापा भी जिंदा होता है और अस्त्र का श्राप उसके ऊपर लग जाता है, जिसके कारण वो इमोर्टल हो जाता है। लेकिन उसी के साथ उसका शरीर आड़ा मेढ़ा टेढ़ा तिरछा सा हो जाता है और उसकी बॉडी सड़ने लग जाती है। वो अपने पापा को देख के रोने लगता है, लेकिन विनायक उसको बोलता है, इधर आ बेटे, ये सोने की पोटली ले जा, इसी के लिए तो हम आए थे। विनायक कोशिश करता है, लेकिन वो अपने बाप से डर रहा होता है। आखिर में विनायक को समझ में आ जाता है कि लालच करना एक बुरी बला है, और वो अपने पापा पे आग लगा के, ताकि उसको अपने बाप जो कि विनायक है उसको मुक्ति मिल सके, और सोने की पोटली बिना लिए वहाँ से निकल जाता है। और ऐसे में ही हमें दिखाया जाता है बुराई पे अच्छाई की विजय। आखिर में विनायक का बेटा सुधर जाता है, लेकिन उसने सुधरने के लिए अपने बाप को खो दिया। बाप का साया उसके सिर से उठ चुका है। उसके बाद विनायक का बेटा पांडुरंगा उस महल से बाहर आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा यार, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। और मैं आपको कुछ फन फैक्ट्स मूवी के बारे में बता देता हूँ। इस मूवी को बनाने में 6 साल का समय लग गया डायरेक्टर को। इस मूवी का बजट था 5 करोड़ और इसने कमाए 15 करोड़। और ये मूवी हर बार बारिश में ही सीन दिखाए जा रहे हैं कि इस पूरी मूवी को 4 मानसून लगा के शूट किया गया है। आप मेरी लॉस्ट इन स्पेस की सीरीज़ का भी देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाय बाय।